हेलो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं, है ना। एस्ट्रोजन पूरी ओबीजी को कैसे प्रभावित करता है, प्रोजेस्टेरोन कैसे प्रभावित करता है, और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच और एलएच। तो हेडिंग लगाइए हॉर्मोन्स। इसी हॉर्मोन्स के टॉपिक से एमसी साइकिल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हॉर्मोन्स किसे कहते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और अपने रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होकर के काम करते हैं, जब जाके हार्मोन काम करता है। जैसे कि बीटा एसी से इंसुलिन रिलीज होता है और ग्लूकोज के लिए वो काम करता है। इसलिए बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं और अलग अलग तरीके से बॉडी के हॉर्मोन्स अपने रिसेप्टर के साथ में जोड़ते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? क्या ऑक्सीटोसिन हर जगह कॉन्ट्रैक्शन करवाता है? नहीं सर, यूट्रस में करवाता है। यूट्रस में किसके साथ में जाके बाइंड होता है? मायोमेट्रियम के साथ में होता है। अल्फा बीटा रिसेप्टर होते हैं उसमें। उसमें अल्फा रिसेप्टर जहां एस्ट्रोजन जुड़ता है वहां ऑक्सीटोसिन जुड़ता है। ब्रेस्ट में भी कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, टेंडरनेस करवाता है। तो वो कहाँ जुड़ता है आकर के? मैंने बताया ना, मेमोरी ग्लैंड से, मायो एपिथीलियम से। कहां पे? मायो एपिथीलियम में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहां से आकर के ऑक्सीटोसिन क्या होता है? बाइंड करता है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से दर्द में अलग अलग दवाइयां दी जाती है, अलग अलग बुखार की भी अलग अलग दवाइयां है। टाइफॉइड है तो सेप्ट्रेक्सोन है ना। मलेरिया है तो एंटी मलेरियल है। और आपको डेंगू है तो उसमें अलग ट्रीटमेंट है। इसका मतलब है कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग हर कंडीशंस पे ट्रीटमेंट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका मतलब आपका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। दुनिया में भगवान ने जितने चेहरे बनाए सबका स्वभाव और सबकी शक्लें अलग अलग है। हाँ, दैट इज इंडिविजुअली। हाँ, और नैनो की बात तो नैना जाने रहे। हर मनुष्य को हर कोई पसंद आएगा, लेकिन ये पता नहीं कि वो कौन है जो पसंद आएगा। वो कौन है जो पसंद आएगा? जो हमारी पसंद होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है? हमारे स्वभाव के रिसेप्टर्स पर डिपेंड करती है। ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, मेरे सपनों का राजा ऐसा होगा अदिति, अरे मेरे सपनों की रानी ऐसी होगी गगन। है? इसका मतलब क्या है? जो भावनाएं हमने बना रखी है, अगर दुनिया में ऐसा कैंडिडेट हमें कहीं मिल गया तो हम उसे बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ये सही है, ऐसी मेरी पसंद थी। दैट इज, ये पसंद जैसे विचारों से पसंद होता है, ऐसे शरीर में भी क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं जो रिसेप्टर के साथ में बाइंड करके काम करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के काम होते हैं, एनाबॉलिक टाइप का हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बूंद बूंद से मतलब है छोटे छोटे कंटेंट्स को उठाता है और एक बड़ा कंटेंट बनाता है, जिससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलती है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रॉन्ग करना। जी गुड मॉर्निंग उषा जी, तमाम बच्चों का स्वागत है ऑनलाइन में। वॉइस क्लियर है ना? एक बार वो मैसेज कर देना। तो सबसे पहले हम लोग जो हॉर्मोन्स जो हम लोग ओबीजी सब्जेक्ट में बेटा पढ़ते हैं, वो हॉर्मोन्स यहाँ देखिए कौन कौन से हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट वन है आपका, नोट कर लो, एस्ट्रोजन। सेकंड वन है आपका प्रोजेस्टेरोन। थर्ड वन है आपका एफएसएच। फोर्थ वन है एलएच। फिफ्थ नंबर का है ऑक्सीटोसिन। एंड द लास्ट वन पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन।
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से कहां से स्रावित होते हैं? ओवेरी से। एफएसएच, एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ऑक्सीटोसिन ये स्रावित होता है हाइपो थैलेमस से। और स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और प्रोलैक्टिन भी कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सबसे पहले अब हेडिंग लगाइए एस्ट्रोजन। आओ आज सुनाते हैं आपको एस्ट्रोजन की अनसुनी कहानियां। एस्ट्रोजन कैसे कैसे हमारे शरीर में काम करता है। एस्ट्रोजन आदि। एस्ट्रोजन क्या होता है जी? थोड़ा बेसिकली फंडामेंटल समझने की कोशिश करें। इट इज ए स्टेरॉयडल हार्मोन। कैसा हार्मोन है? स्टेरॉयडल हार्मोन बोल दूं या मैं इसे क्या बोल सकता हूं? एंड्रोजन हार्मोन बोल सकता हूं, राइट। मैंने एक दिन बहुत बताया था इसके बारे में। फैट की वजह से आपके स्टेरॉयड। इट इज एन एनाबोलिक हार्मोन। यह एक एनाबोलिक हार्मोन भी होता है। सर एनाबोलिक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म पढ़ाया होगा राम सर ने, उसमें बताया होगा। मैं आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है बताओ। देखो भैया नौकरी लगना है ना तो क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। कैटाबॉलिज्म। और ये क्या करता है? ऐड करता है। वेरी गुड। थोड़ा सा सिंपल बेसिक समझ लो। देखो इधर सब क्या प्रोसेस होती है? एक मेटाबॉलिज्म होती है। और मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है केटाबॉलिज्म। क्या होता है? एक होता है एनाबॉलिज्म। इतनी बात क्लियर? अब सर इसको हम कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे। आपको सभी लोगों को मैंने मेरे घर बुलाया या आपने मेरे को कभी अपने घर बुलाया। हमारे घर में पकवान बना, खाना बना, मैंने तो बुला रखा है। अब आपका नंबर है ना। ना मेटाबॉलिज्म है ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब जैसे कि मैंने खाना बनवाया, ए बी खाना बनवाया। क्या बनवाया? ए बी खाना। और हम सब लोगों ने ए बी खाने को क्या किया? खाया। जब ए बी खाना खाया तो बड़ी बड़ी पीस खाई होगी, तो उस खाने को हमारे शरीर ने अंदर से क्या कर दिया? उस शरीर ने उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की। तो ए प्लस बी तोड़ दिया। ये बड़े भोजन को छोटे पीस में तोड़ना मतलब मेटाबोलाइज करना, ये क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। फिर आगे जाकर के वापस बॉडी ने छोटे छोटे इन अणुओं को, छोटे छोटे इन मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे इन एनर्जीज के सोर्स को वापस उठाना चालू किया और दोबारा क्या बना दिया? ए बी बना दिया। इसका मतलब ए बी था लेकिन बड़े टुकड़ों को छोटों में किया और फिर छोटों से जो रस बना बॉडी ने फिर से उसको इकट्ठा कर लिया। तो वाप देखो कट हुआ, दैट इज यहां कट हुआ ना। बड़ा खाना कट हो गया तो सी फोर कट और सी फोर कैटाबोलिज्म। फिर हम सारा कंटेंट था उसको हमने जोड़ लिया तो ए फोर एनाबोलिज्म और ए फोर एड। एड करना एनाबोलिज्म है
और कट करना। अच्छा, काटना बड़ी बात है कि जोड़ना बड़ी बात है? जोड़ना बड़ी बात है। रिश्तों को काटने में तो एक बात कहे तो टूट जाएगा, लेकिन उससे जोड़ के रखने में पूरा उम्र लगाना पड़ता है। इसका मतलब जोड़ने वाला बड़ा है कि काटने वाला बड़ा है? जोड़ने वाला बड़ा है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन होता है, इसलिए कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे ही धीरे 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 हम खाते रहते हैं, बॉडी उसे उठाती रहती है। लड़कियों की जो ग्रोथ होती है, महिलाओं की जो ग्रोथ होती है, वो सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन डेवलप करवाता है? किस बेस पे करवाता है? इसी बेस पे करवाता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? एनाबोलिक होता है। उम्र के अनुसार थैलार की आना, प्यूबार की आना, एडनार की आना, मिनार की आना, हाइट का बढ़ जाना, स्वभाव में बदलाव होना, वॉइस का थोड़ा सा इनोसेंट टाइप की वॉइस होना, नेचर इनोसेंट टाइप का होना, पिच जो वॉइस है वो थोड़ा पिच टाइप का हो जाना, ये सारे कौन कर रहा है? तो मैं कहूं कि महिला बनाने के लिए, अच्छी महिला बनाने के लिए किसकी जरूरत है हमें? अगर आपके शरीर में एस्ट्रोजन नहीं है ना, तो आप फिर महिला के नाम पे दाग हो, आपका शरीर डेवलप हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है लड़कों को बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन जैसे चाहिए, वैसे ही लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए प्रचुर मात्रा में किसकी मात्रा चाहिए? अब हमारी शरीर तो अच्छी बन गई है, हम खाने में पीने में सारी एवरीथिंग इज ओके। अब आगे जाके हम प्लान करेंगे अगर प्रेगनेंसी का शादी के बाद में, तो फिर वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? तो एक नया सिद्धांत मैं दे सकता हूं कि बेसमेंट बनाना है तो क्या लाई? बिल्डिंग खड़ी करनी है तो प्रोजेस्टेरोन लाओ। वेरी गुड। इसलिए अपना बेस क्या होना चाहिए? अच्छा। तो हमारी बॉडी का जो बेस बनाता है फीमेल्स में, वो कौन बनाता है? वो एस्ट्रोजन बनाता है। और स्टेरॉयडल का मतलब होता है जो हमारे को इम्यून पावर साथ साथ में देता रहता है। क्या मेरी बातों से आप लोग सहमत हो? क्या बात समझ में आई? आगे चले। इसलिए एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है? एनाबोलिक टाइप का हार्मोन। नेक्स्ट वन, इट इज ए वेसोडाइलेटर हार्मोन। ये हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करके रखता है? डायलेट। इट इज ए वेसोडाइलेटर हार्मोन। इसलिए मीनोपोज से पहले महिलाओं में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। आप लोग ये याद कर सकते हैं कि जो नेचुरल एस्ट्रोजन होता है ना, वो ही करता है ये काम। नेचुरल एस्ट्रोजन क्या करता है? वेसल्स को डायलेट करता है, जो ओवीरी से आया। लेकिन जो आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल का मतलब जो हम दवाइयों के रूप में लेते हैं, जैसे कि दवाइयों के रूप में एस्ट्रोजन कब लेते हैं? जब कोई महिला क्या लेती है? ओसीपी लेती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है। लेकिन ये जो एस्ट्रोजन बेटा जाएगा, ये बॉडी में वेसल्स को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर में, बीपी हाई में, थ्रोम्बोसिस में हम लोग क्या नहीं देते हैं? ओसीपी नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अच्छा, जिसका बीपी हाई है उसका तो ऑलरेडी ब्लड वेसल्स क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। तो यहाँ और ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। बातें समझनी आने जरूरी है, रटना नहीं है। तो जो नेचुरल हमारी प्रकृति ने, भगवान ने हमारी बॉडी में जो बनाया है, वो हमारी को क्या करती है? वेसल्स को। इसका मतलब है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो पाइपलाइन है, बिल्कुल क्या होगी? खुली खुली होगी, डायलेटेड। आराम से ब्लड आ सकता है और जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाहर से ज्यादा, मान लो कि इसी उम्र में कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती और वो कंटिन्यूअस माला एन माला डी खाती, कई वर्षों तक खाती है, इसका मतलब उसने नेचुरल एस्ट्रोजन को दबा दिया और उसकी जगह कौन हावी हो गया है?
यहाँ मीनोपोज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। इसका मतलब अगर आपने बाहर से ज्यादा ओसीपी लेना स्टार्ट किया तो आपका नेचुरल एस्ट्रोजन कम होने से आपकी ब्लड वेसल्स कैसी होने लग जाएगी। इसलिए मीनोपोज से पहले ही आपको बीपी हाई, थ्रोम्बोसिस, हार्ट प्रॉब्लम, एवरीवन सारी इश्यूज देखने को मिलेंगे। इसलिए ज्यादा बाहर का आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन हमारे शरीर में जाना नहीं चाहिए। राइट, आगे बढ़ो। इसके बाद में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सिक्रेटेड, एस्ट्रोजन सिक्रेटेड साइट्स। एस्ट्रोजन कहां कहां से सिक्रेट होता है? और सबसे पहले नोट करो एड्रेनलिन, कॉर्टेक्स। सेकंड वन नोट करो ओवेरी। और ओवेरी में कहां से होता है? ओवेरी तो बहुत बड़ी होती है ना, कॉर्पस, सॉरी, ओवेरी बहुत बड़ा होता है। एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है? फॉलिकल में से। और माइनर कहां से होता है? कॉर्पस। मोस्ट कॉमन साइट तो कौन सी होगी? फॉलिकल्स होगी। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रचुर मात्रा में कौन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन। वेरी गुड। और अगर प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा से होगा। प्लेसेंटा में कौन बनाता है इसे? सिंसाइटियो ट्रोपोब्लास्ट। ये तो पूछा जा सकता है, क्या प्लेसेंटा एस्ट्रोजन बनाता है? जी। ओवीरी बनाता है? जी। ओवीरी में कहां बनता है? ये एक उलझाने वाला क्वेश्चन है। ओवीरी तो बहुत बड़ा होता है। ओवीरी में फॉलिकल्स में बनता है 15 दिन तक तो। और 15 दिन बाद में ऐसा भी लिख सकते हो, फॉलिकल्स में कब तक बनता है? फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक। और आपका कॉर्पस ल्यूटियम में 15 डेज से लेकर के 26 डेज। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम 26 दिन बाद में मर जाती है, फिर वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होती है और 28वें दिन फिर पीरियड्स आ जाते हैं। अभी पढ़ाएंगे, एमसी साइकिल में आएगा सारा, है ना। एड्रेनलिन कोर्टेक्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने कभी लाइफ में? आपको पढ़ाया होगा उसमें बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम में आया था। कौन सी सेल्स है जो रिलीज करती एस्ट्रोजन? ये देखो इधर, ओ बनारस के बच्चों, इधर देखो, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है ना, उसको क्या बोलते हो? एड्रेनलिन। एड प्लस रीनल, जो रीनल के ऊपर एड है वही क्या है? एड्रेनलिन। अब सर इसके अंदर कितने जोन होते हैं? 3। एक होता है जोना, 3 जोन होते हैं। जोना ग्रेनुलोसा, जोना पेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलोसा, ऐसे याद रख सकते। GFR। राइट। GFR। जी से क्या रिलीज होता है? एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज होता है? एल्डोस्टेरॉन। एफ फेसिकुलेटा से रिलीज होता है कोर्टिसोल या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। 3 हॉर्मोन्स होते हैं ना, कोर्टिसोल होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड
स्टेरॉइड होता है, एक आपका कोर्टिसोन होता है, राइट। और ये क्या बताया मैं, एल्डोस्टेरोन। इसी का दूसरा नाम होता है मिलरेलोकोर्टिकोइड्स। क्या होता है, मिलरेलोकोर्टिकोइड्स होता है। और लास्ट वाला रेटिकुलोसा बच गया, इससे क्या रिलीज होता है, सेक्स एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं, सेक्स एंड्रोजन। एंड्रोजन ही तो है, एस्ट्रोजन क्या है, लिखवाया ना मैंने, एंड्रोजन। तो फीमेल एंड्रोजन रिलीज होंगे और मेल। फीमेल का क्या नाम, फीमेल में कौन कौन से, एस्ट्रोजन और मेल में कौन सा है। तो ये जो एस्ट्रोजन आता है वो कौन सा आता है, E1 होता है। सिंपल समझे, ओवीरी का एस्ट्रोजन तो जब आएगा जब हमें पीरियड्स आएंगे, 14, 15, 13 वर्ष की उम्र में। तो फिर उससे पहले एस्ट्रोजन नहीं था क्या, क्या लाइफ में था। और वो एस्ट्रोजन कौन सा था और कहां से आया, ये तो हम जब माँ के गर्भ में 5 महीने के थे तब भी बन गई थी, लेकिन ये काम कब करती है, बाहर आने के बाद में। इसका मतलब 7-8 साल की उम्र में बच्चों के अंदर, जैसे कि प्यूबिक एरिया में बाल आना, एक्सलरी एरिया में बाल आना, ये जो हेयर्स फॉलिकल्स की जो ग्रोथ करवाता है ना स्टेरॉइड, वो कौन सा, कहां से आता है, एंड्रोजन कौन सा है वो, प्यूबार्की और एडनार्की में जो हेयर्स आते हैं वो एड्रेनलिन कोर्टेक्स के एस्ट्रोजन से आते हैं, एड्रेनलिन कोर्टेक्स के एस्ट्रोजन से आते। ओवीरी का एस्ट्रोजन कभी हेयर्स डेवलप नहीं करवा सकता है। इसका मतलब है कि पीरियड्स आने से पहले ही हेयर आए थे कि बाद में आ गए थे, पहले हेयर्स आते हैं, हमारी फिजियोलॉजी ये कहती है। इसका मतलब है कि जब हमें पहले हेयर्स बनने लगे बॉडी पे, तो वो हेयर्स किसकी वजह से बनने लगे, एड्रेनलिन। फिर हेयर आने के बाद में हमें मेनार्की आई, हमें पीरियड्स आना स्टार्ट हुआ। तो पीरियड्स के लिए कौन जिम्मेदार है, ओवीरी का हार्मोन E2 बोलते, बेटा उसको क्या बोलते हैं। तो पहले E1 आया और फिर E2। फिर कभी फ्यूचर में हम मां बनेंगे, प्रेगनेंसी होगी, तो फिर प्लेसेंटा बनेगा। फिर प्लेसेंटा के सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट से क्या आएगा, E3 और E4 आया, राइट। इसलिए सीक्वेंस है E1, E2, E3 और E4। तो मैं कह सकता हूं क्या, एड्रेनलिन कोर्टेक्स से एस्ट्रोजन भी आता है और एड्रेनलिन कोर्टेक्स से क्या आता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन भी आता है। तो मैं अभी जब प्रोजेस्ट्रॉन पढ़ाऊंगा तब वहां फिर लिखवाऊंगा, एड्रेनलिन कोर्टेक्स से रिलीज होता है। क्या ये वो बात समझ में आई आप लोगों के, क्या आपने पहले पढ़ा था ऐसा, हाँ वेरी गुड। तो इसको याद करना है ना। इसके बाद में अब क्या आगे चलूं मैं, समझ में आया। ऐसे याद कर सकते हो इसे, ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन है, एमएसएन का क्वेश्चन है, ओबीसी का कोई संबंध नहीं इसके साथ। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बार मैं गया था वहां हरियाणा रोहतक, तो उसने, मैंने पूछा कि ये एस्ट्रोजन तो यहाँ पर भी है, ये एस्ट्रोजन यहाँ पर भी है, इस ये एस्ट्रोजन यहाँ पर भी है, तो फिर इस एस्ट्रोजन से पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, 13 वर्ष का इंतजार क्यों करें, ये तो 7-8 साल में आ जाता है, इससे पीरियड्स क्यों नहीं आए, क्योंकि इसके रिसेप्टर ओवीरी में, ये एस्ट्रोजन फॉलिकल्स, ये एस्ट्रोजन आपके एंडोमेट्रियम की ग्रोथ, इसका संबंध ही नहीं, इसका काम ही अलग ही है। ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये हेयर फॉलिकल्स बनाता है, ओनली इम्यून पावर को जनरेट करता है। अगर आपको एमसी के लिए पूछा जाता है तो वो कौन सा हार्मोन है, वो ओवीरियन एस्ट्रोजन होना चाहिए, जो 1 से 14 दिन तक कहां से आता है, फॉलिकल से आता है, और 15 से 26 दिन तक आपका कहां से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। आओ बढ़ो आगे, ज्यादा नहीं हो रहा ना, चले आगे। अब बेटा नोट करो टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन। टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन, फर्स्ट वन E1, स्टेरॉन बोलते हैं, जो कहां से आया, एड्रेनलिन, जिसका काम क्या है,
प्यूबिक हेयर्स और एक्सिलरी हेयर्स को डेवलप कर। E2, E2 का क्या नाम है? स्ट्राडायल। सर स्ट्राडायल का क्या काम है? ये कहां से आया पहले तो ये बताओ। मैंने ऊपर लिखा दिया ना इसकी पूरी हिस्ट्री। सर काम क्या करता है? पीरियड्स लाता है ना। E3 का क्या नाम है? स्ट्रियोल। ये कहां से आया? लेसन। ये देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। E4 स्टेट्रियोल। ये भी कहां से आया? प्लेसेंट। आ रहा मजा? समझ में आ रहा है ना? देखो मुझे तो आ रहा है मजा। फिर दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। सबसे पोटेंट स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोजन बताओ कौन सा होता है? E2 होता है, जो हमें पीरियड्स लाता है, हमारी पूरी लाइफ को मेंटेन करता है। E2 होता है। सबसे वीक कौन सा होता है फिर ये पूछा जाता है? E4 होता है। कौन सा होता है? E4 बहुत माइनर होता है। प्रेगनेंसी में मुख्य एस्ट्रोजन कौन सा होता है? E3 होता है। अभी सारी क्वेश्चन लिखवा देते हैं नीचे, है ना? आप लोगों ने यहां तक नोट किया सभी ने? कैसे कैसे MCQ बनेंगे यहाँ? मोस्ट पोटेंट या स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोजन, तो भी जवाब होगा E2। लिस्ट कॉमन या वीक एस्ट्रोजन? लिस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? सबसे गिरा हुआ, सबसे कम। आता है एग्जाम में मोस्ट कॉमन, मोस्ट लिस्ट, एग्जैक्टली, एक्सेप्ट, है ना? कुछ वर्ड्स होते हैं। लिस्ट कॉमन मतलब या फिर वीक एस्ट्रोजन क्या करके आओगे? E4।
सीक्वेंस ऑफ एस्ट्रोजन। सबसे अच्छा कौन? E2। फिर कौन? E1। फिर कौन? E3। फिर कौन? E4। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बना। सबसे प्यारा कौन? मेरे पापा। ऐसे कौन यहाँ सबसे प्यारा? E2 है। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी। सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड। मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी E3 होता। फिर नोट करो, एस्ट्रोजन का रेशियो पूछा जाता है, E1 E2 का रेशियो। E1 E2 रेशियो। E1 हमेशा थोड़ा कम होता है और E2 हमेशा ज्यादा होता है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन जिनको क्या हो जाता है, इन पीसीओडी, E1 E2 का रेशियो कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। सर पीसीओडी में कौन सा कम हुआ? E1 कम हुआ कि E2 कम हुआ? इसका मतलब E2 कम हुआ तो ओवेरियन हार्मोन कम हुआ, और ओवेरियन हार्मोन कम हुआ तो फिर एमसी में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पीसीओडी के अंदर पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते। अच्छा, जब मेनोपॉज की उम्र होती है दादी की, मम्मी की, उस समय फिर एक्सिलरी हेयर होते हैं क्या उनमें? प्यूबिक हेयर्स होते हैं क्या? धीरे धीरे सेड आउट हो जाते हैं उम्र के अनुसार, है ना? इसका मतलब है कि एक उम्र के बाद में बाल भी बॉडी से क्या होते हैं, अपने आप रिमूव होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है मीनोपोज में मोस्टली कौन सा हार्मोन फ्लक्चुएट होता है, या किस हार्मोन की कमी देखने को मिलती है? E1 की कमी देखने को मिलती है। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, है ना? ऐसे नोट कर लो, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज E1 लेवल डिक्रीज।
फिर हेडिंग लगाओ फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारे शरीर में क्या काम करता है? टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? टेस्ट बर्ड्स का डेवलप होना बच्चों में, थैलार्की, प्यूबिक हेयर आना, प्यूबार्की, एक्सिलरी हेयर आना, एडनार्ची, और पीरियड्स आना। जब पीरियड्स आते हैं तो बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बोन्स, और लास्ट में होता है क्या? मेनार्च। कई बुक्स में इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया, कई बुक्स में इसको इंक्लूड किया। बस राइट डायरेक्शन यही होती है। पहले 4 पढ़ाए जाते थे। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बोन्स भी होता है इसमें, या इंक्रीज हाइट बोल सकते हैं। बच्चे की हाइट क्या होती है? थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ये सारे काम कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एचडीएल। जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन अच्छा होगा तो आपके कोलेस्ट्रॉल भी कैसा होगा? अच्छा होगा। देखो सुनो, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इंक्रीज होगा तो ये, और एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा कम होगा। जैसे मैंने यहाँ एस्ट्रोजन लिखवाया तो सामने क्या लिखवा दिया? गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर मैंने यहाँ एस्ट्रोजन लिखवा, मान लो कि मैंने, ये तो गलत हो गया, हाँ यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने अगर इसको डिक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज और ये, जैसे एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ तो कौन बढ़ जाएगा? एलडीएल बढ़ जाएगा। राइट। इसका मतलब जब तक हमें पीरियड्स होते हैं, जब तक हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है, एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में अच्छा होता है, इसलिए हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, इसलिए कौन बढ़ जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए हमें किसकी प्रॉब्लम होने लगती है? हार्ट इश्यू होने लगते हैं। राइट। समझ पा रहे हो? इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि हम बढ़ेंगे तो आपको भी बढ़ाएंगे। वो कहते हैं ना, क्या? क्या कहते हैं? हम डूबेंगे तो, क्या था वो बोल, भूल गया मैं। हाँ, पूरा बोल क्या इसका? हम डूबेंगे तो सनम तुम्हें साथ लेके ही डूबेंगे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन कहता है कि हम जब बढ़ेंगे तो तुम्हें भी बढ़ाएंगे, और हम जब गठेंगे तो तुम्हें भी गठाएंगे। वेरी गुड। आगे नोट कर। तो एस्ट्रोजन बढ़ने का मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। फिर नोट करो, एस्ट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कैल्सीटोन। आपकी बॉडी में जब एस्ट्रोजन अच्छा होता है तो कैल्सीटोनिन का मतलब है ये हेयर्स में कैल्शियम ले जाता है, बोन्स में कैल्शियम ले जाता है, हर जगह कैल्शियम लेके चला जाता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो ये जहां जहां गया वहां से वापिस खींच लिया जाएगा, इसलिए मीनोपॉज के बाद में ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। राइट, क्योंकि जब तक एस्ट्रोजन होता है जब तक तो जहां जितना कैल्शियम चाहिए उतना जाता रहता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद में जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो सर इस पीटी कैल्शिटोनिन का अपोजिट हार्मोन कौन सा होता है? पीटीएच होता है, पैराथायरॉयड। और पैराथायरॉयड हार्मोन ओनली ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करता है। तो ये कहां से खींचेगा फिर कैल्शियम को? ये हेयर्स, स्किन में से खींचेगा, ये हेयर्स में से खींचेगा, ये जॉइंट्स यानी बोन्स में से खींचेगा, हर जगह से खींचेगा। इसका मतलब जहां से कैल्शियम निकल करके आ रहा है वो सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे? अफेक्ट होंगे। इसका मीनोपोज के बाद में कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज्यादा होता है कि पार्ट्स में ज्यादा होता है? ब्लड में ज्यादा होता है। और जब एस्ट्रोजन होता है जब हर जगह अच्छा होता है, इसलिए जब बोन्स में से ज्यादा कैल्शियम जॉइंट्स में से निकल जाएगा मीनोपोज बाद में तो हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए आगे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एस्ट्रोजन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन अच्छा काम कर रहा है? कैल्सीटोनिन अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद में नोट करो, एस्ट्रोजन अच्छा रहता है ना, अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन अच्छा है तो आपकी बॉडी में वेसो मोटार सिस्टम अच्छे से काम करता है। वेसो मोटार सिस्टम का मतलब होता है तापमान, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब जब मुझे बताओ एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो टेम्परेचर मेंटेन, इसलिए मीनोपोज के बाद में अचानक से बॉडी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। और मीनोपोज में क्या देखने को मिलता है? हॉट फ्लशेस देखने को मिलते हैं। अचानक से रात को 12 बजे खूब पसीना आएगा और बहुत गर्मी फील होती, मीनोपोज वाली मदर, उसको क्या बोलते हैं? हॉट फ्लशेस बोलते हैं। इसका मतलब उस समय टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। अब ये सारी बातें कहाँ निकल के आएगी? जब मीनोपोज पढ़ाएंगे आपको उसमें आएगी। अभी इतना याद रख लीजिए आप। चलें अब आगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट नोट करो, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन सबसे बड़ा एस्ट्रोजन ही था, अब तो ज्यादा नहीं होगा। इसमें नोट करो, इट्स secreted फ्रॉम एड्रेनलिन कॉर्टेक्स। ओवेरी में कहां से आएगा ये? कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा। जी आगे बढ़ो फिर। इट ऑल्सो नॉन एज इट ऑल्सो नॉन एज प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन।
It is a it is a smooth. यह एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को 9 महीने तक क्या करता है, मेंटेन करता है। कोई पूछे कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि ये यूट्रस को स्टूमुलेट नहीं होने देता है, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लाने देता है, क्योंकि ये टोकोलाइटिक हार्मोन होता है। और दूसरा है कि ये हमारी एंडोमेट्रियम को क्या करता है, थिक कर देता है, स्ट्रोंग कर देता है। इसलिए बच्चा वहां प्लेसेंटा वहां से सेपरेट नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे करता है, क्योंकि ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट नहीं होने देता है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट क्या होता है, ये हमारी स्मूथ मसल्स को हमेशा क्या करके रखता है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम जो 3 लेयर्स पढ़ाई थी, उसमें एंडोमेट्रियम वाली लेयर्स को पूरी तरीके से क्या करके रखता है, रिलैक्स करके रखता है। इसकी वजह से यूट्रस में क्या नहीं आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते, एब्सेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब लास्ट में प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारी जीआईटी ट्रैक में भी मसल्स स्मूथ होती है, इसलिए उसकी जीआईटी की मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो वो भी रिलैक्स हो जाएगी। इट डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। इसलिए गर्भवती महिलाओं को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। इट डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पढ़ाया था ना मैंने उस दिन। ये मेमोरी ग्लैंड्स को भी डेवलप करवाता प्रेगनेंसी में, स्टार लगा लो। एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन भी करवाता। फिर थर्ड वन नोट करो, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट्स secreted from anterior pituitary gland। क्या काम है इसका, टू डेवलप follicles in ovary
ये इमेच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं उन्हें क्या करता है? मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है। एफएसएच मेल में भी होता है क्या? उसमें क्या करता है? स्पर्म फोलिकल्स को बनाता है ना? लेडिंग सेल्स काम करती है ना, वो सर्टोली सेल्स। इमेच्योर फॉलिकल्स को मेच्योर बनाने का काम करता है एफएसएच। टू डेवलप स्पर्म फॉलिकल्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका लेवल डिक्रीज कब होता है? डिक्रीज एफएसएच। प्रेगनेंसी में इसका लेवल क्या होता है? कम होता है। जो माँ बच्चे को फीड करवाती है उसमें भी एफएसएच क्या होता है? कम होता है। और पीसीओडी में भी इसका लेवल कम होता है। एफएसएच बढ़ता कब है? फॉलिकुलर फेज में बढ़ता, बस और कहीं नहीं बढ़ता। फॉलिकुलर फेज बताई थी ना मैंने, एक से लेके यहाँ एफएसएच की वजह से हो रहा सब कुछ। फिर नोट करो एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीडी पिट्यूटरी। नोट्स बना पा रहे हो ना आप लोग? बनाओ बनाओ। एलएच भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। ये किसके लिए काम करता है? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। अगर ओवुलेशन कोई करवा सकता है तो वो कौन सा हार्मोन है? एलएच।
So it is called ovulatory hormone. So it is called ovulatory hormone. एक वर्ड और आता है LH सर्च। LH सर्च का मीनिंग क्या होता है? पीक लेवल ऑफ LH before 24 to 36 hours of ovulation. सर्च वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पीक लेवल होना या फिर हाई लेवल। ओवुलेशन के लगभग 24 से 30 घंटे पहले ही एलएच अपने पीक लेवल पे होता है, जब जाकर के धीरे धीरे उस ओवम को वो क्या करता है? डैमेज करता है। जब उसके अंदर से क्या निकालता है? फिर ओवा को निकाल लेता है। एलएच सर्च का मतलब होता है एलएच का लेवल अपने हाईएस्ट लेवल पे हो जाना। वो कब होता है हाईएस्ट लेवल पे? ओवुलेशन से ठीक 24 से 36 घंटे पहले होता है, उसे एलएच सर्च कहा जाता है। इधर नोट करो, नॉर्मल एफएसएच एंड एलएच रेशियो। वन रेशियो वन होता है। इंक्रीज एफएसएच एलएच कब होते हैं? बिफोर 15 days of नेक्स्ट एमसी साइकिल। जब भी नेक्स्ट एमसी साइकिल आएगी उसके 15 दिन पहले का समय किसका होता है? एफएसएच। और क्योंकि फिर तो ओवुलेशन हो जाता है, फिर ओवुलेशन के बाद में तो प्रोजेस्टेरोन रहता है, इसलिए पहले दिन से लेके 15वें दिन तक लेवल किनका अच्छा होता है? एफएसएच और एलएच का लेवल अच्छा होता है। और इनका लेवल कम कब होता है? डिक्रीज एफएसएच एलएच। बताओ, एक पॉइंट और नोट कर लो, एफएसएच एलएच मीनोपोज बाढ़ में भी बढ़े हुए होते हैं। आफ्टर मीनोपोज, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन। मीनोपोज के बाद में एफएसएच और एलएच बढ़ते हैं? जी हाँ सर, बढ़ते। ट्रू मैनर में नहीं बढ़ते। कैसे बढ़ते हैं? फॉल्स लिंक, मतलब जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ पाते, इसलिए ना फोलिकल बन पाता है ना ओवुलेशन हो पाता है। नहीं तो डाउटफुल हो जाएगा। अगर बढ़ता है तो फिर पीरियड्स क्यों नहीं आते, और पीरियड्स आते हैं तो फिर मीनोपोज कैसे हो गया? इसलिए उस उम्र में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। लेकिन एफएसएच एलएच थोड़े से क्या होते हैं? बढ़े हुए होते हैं। उन्हें बोलते हैं फाल्सली इंक्रीज बोलते हैं। जितना बढ़ना चाहिए था ट्रूली मैनर में उतना बढ़ते नहीं है, इसलिए पीरियड जैसा उसे महसूस होता माँ को, लेकिन उसको पीरियड्स होते नहीं है। एफएसएच एलएच डिक्रीज कब होंगे? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं कि नहीं होते हैं? सिंपल सी बात है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जब बढ़ते हैं, एक बात याद रखिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जब वो दोनों साथ रहते हैं और ये दोनों भी साथ रहते हैं, वो बढ़ते हैं तो ये घटते हैं, और ये घटते हैं तो
वो बढ़ते। देखो 15 दिन पहले वो नहीं बढ़ रहे ना, दोनों कौन बढ़ रहे हैं, ये 15 दिन बाद में उनका लेवल क्या होता है, बढ़ता रहता है। प्रेगनेंसी में वो दोनों बढ़े हुए होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, घटे हुए होते हैं। मीनोपोज के बाद में ये बढ़े हुए होते हैं और वो दोनों मीनोपोज के बाद में घट जाते हैं, ऐसे समझे। इसके बाद में नोट करो फिर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में नोट करो भैया। इट ऑल्सो नॉन एज लव हार्मोन एंड बॉन्डिंग हार्मोन। मैं मर जाऊंगी पापा जी उसके बिना, नहीं रह पाऊंगी। ये कौन बुलाता है हमें, ऑक्सीटोसिन। वो बोलते हैं घर वाले, अरे भैया वहां कुछ भी नहीं, हम देख के आए, तेरा जीवन खतरे में है। कोई नहीं पापा, हम सूखी रोटी खा के भी हम जी लेंगे, लेकिन मुझे जीना उसी के साथ है। ये कौन कहलवाता है, ऑक्सीटोसिन। फिर शादी कर लेते हैं, एक रूम किराए में ले लेते हैं, फिर वही दारू पी के उसको मारता है, ले खा ले सूखी रोटी। लेकिन प्यार क्या होता है रोशनी, अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड, प्यार हमेशा अंधा होता है। इसलिए माँ बाप की बात या गुरुओं की बात उस समय समझ में आती नहीं, और जिसको आ जाती है उसका जीवन सुधर जाता है। अब देखो, इस उम्र में आपको कोई लड़का पसंद आ गया होगा या फिर आने वाला होगा, दैट इज नेचुरल है, वो पसंद आने। सेम उम्र के, हम उम्र के लोग हमें पसंद आते हैं। एक लड़के को लड़की पसंद आती है और एक लड़की को एक कोई लड़का पसंद आता है, ये नॉर्मल है। दैट इज द अट्रैक्टिव लव बोलते हैं इसको। सीरोटोनिन की और एसिटाइल कोलिन की वजह से जब न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं तो हमें पसंद होते हैं लोग, राइट। लेकिन वो ही चाहिए, ये कौन सी जिद है, इसका मतलब ये किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का काम है। वो बोलते तेरे लिए ठीक नहीं है, अपने समाज का नहीं, अपने एरिया का नहीं है। मैंने कहा ना, कल मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे, मर जाऊंगी मैं। वो घर वालों को डरा के चली गई। कौन बोल रहा है, वो थोड़ी बोलती है, कौन बोल रहा है उसमें, ऑक्सीटोसिन। इसलिए एक पति के लिए पत्नी सर्वश्रेष्ठ है और एक पति पत्नी के लिए पति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हनीमून पे लोग जाते हैं एक दूसरे को टाइम बिताने के लिए एक साथ में। वो कौन लेके जाता उन्हें, ऑक्सीटोसिन लेके जाता। अच्छा, उनसे कोई, मैंने बहुत लोगों से पूछा जो हनीमून जाके आए हैं, कि आपको कैसा लगा, वहां से आने का मन नहीं भैया, बिल्कुल आने का मन नहीं करता, वहां प्रकृति ऐसी है। क्योंकि ऐसी जगह जाते हैं लोग हनीमून, बनारस में थोड़ी आएंगी गर्मी के माहौल में, इधर ठंडी के माहौल में जाते हैं। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन हमें प्यार करना सिखाता है, लेकिन ये अंधा प्यार भी करता है। इसलिए पति को थोड़ी चोट लगती तो आंसू किसकी आंखों में आते हैं, पत्नी के भी आते, सच्चा प्यार करती है तो। दैट इज, इसमें एक दूसरे सिमिलर एज वालों को जो प्यार होता है वो क्या होता है, लव हार्मोन की वजह से होता है। अब पति पत्नी दोनों खूब प्यार प्रेम से रहते हैं, रेस्पेक्टिव फिनोमिना से रहते हैं। 2 4 5 साल बाद ही उन दोनों से एक संतान हो जाती है। अब वो जो लड़की थी ना, जो अपने पति को छोड़ती नहीं थी, दिन में 5 बार फोन करती थी, कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, क्लास में रहोगे, घर कब आओगे, हाँ, अपना भी थोड़ा ख्याल रखा करो। तो वो सोचता था कि देखो कितनी मेरी केयर करती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई, उसको तो कॉल करना तो दूर की बात है, हालचाल भी पूछना बंद कर दिया, क्योंकि वो किसके पीछे लग गई अब, छोटू के। इसका मतलब वो लव हार्मोन किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्डिंग हार्मोन में। जो लव था ना, उसकी जगह छोटू आ गया बीच में।
है ना। और छोटू अब वो माँ का पूरा ध्यान बच्चे की तरफ चला गया। इसलिए लव हार्मोन आगे जाकर के बॉन्डिंग हार्मोन में बदल जाता है। उसी को ममत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बच्चा होता है, और वो चाहे कैसा भी बच्चा है, माँ का बच्चा तो माँ का ही होता है। इसलिए अक्सर परिवारों में देखा जाता है, मैं भी देखता हूं परिवार में, अगर बच्चे को मार दे या बच्चे को डांट दे तो उसकी माँ उस खड़ी हो जाती बीच में। कैसे मारा है आपने इसको? हर बात मारना ही होता है क्या? प्यार से भी समझा सकते हो। अगर हम जैसे पति हो तो विचार करें कि तू तो मेरे बिना एक समय रहती नहीं थी, आ तू मेरे से झगड़ रही है, वो भी किसकी वजह? छोटू की वजह से। इसका मतलब इसमें नाराजगी नहीं है। लव करती थी वो पहले आपसे, लेकिन आपकी वजह से कौन आया उसकी दुनिया में? एक छोटू आया। छोटू सब जगह ले गया। अब रात को पति पत्नी एक जगह सोते थे किसी जमाने में, अब उन दोनों के बीच में कौन सोएगा? छोटू सोएगा। छोटू से तो लव कौन ले गया तुम्हारा? बॉन्ड ले गया। अच्छा, छोटू सोचे कि मैं प्यार नहीं करने दूंगा अब इनको, ना साथ रहने दूंगा। 2-4 साल बाद में भगवान की कृपा से एक और आ गया मार्केट में। अब ये जो बड़ा वाला था इसको थोड़ी रखेंगे हम यहाँ। माँ का बॉन्ड फिर बदल गया। माँ किसी की नहीं हुई, माँ हर बच्चे के साथ बदलती गई। अब उस माँ ने उस बच्चे को क्या किया? अपनी दादा दादी के साथ में सोने के लिए, बे तू वहां सोया कर, इधर नहीं, बड़ा हो गया। उसको बाहर भेज दिया। अब दूसरा बच्चा कहाँ आ गया? बीच में। तो पति की भी कदर घटी, बड़े वाले बच्चे की भी कदर घटी। आखिर में प्यार किसको मिला? छोटे वाले। इसलिए हर परिवार में छोटे बच्चे को प्यार ज्यादा मिलता है। इसलिए परिवारों में लड़ाइया झगड़ा इसलिए होता है। देखो, इसको कितना चाहते हैं माँ बाप, लेकिन ये कुछ समझता नहीं है कि छोटा बच्चा हमेशा, वो मरते दम तक किसको प्यार करेंगे? उनकी नजरों में आज भी छोटा वाला क्या है? छोटा। उसके बच्चे भी छोटे, उसका बिजनेस भी छोटा, एवरीथिंग उसका क्या है? छोटा। बेचारा है, छोटा, ध्यान रखो भैया। और बड़े वाले क्या बनते चले गए? अच्छा, छोटा आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और बड़ा वाला मजदूर है तो अभी अरे कर लेगा अपने हिसाब से, ये मेरा छोटा है, इसको ध्यान रखना है। इसका मतलब छोटे बच्चों से अगर परिवारों में प्यार किया जाता है तो उन लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है। बाप तो देख लेता है, लेकिन माँ की बात होती है। माँ का बॉन्ड बना हुआ होता है उसके साथ, इसलिए वो अपनी मन की बात कहती है, छोटे वाले बच्चे को कहती है। देख ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करे बताओ। बड़े बच्चे के साथ साझा कम करती है। इसका मतलब है कि बच्चों के साथ में बॉन्ड बनता है, वो पति पत्नी के बीच में लविंग होता है, रिसेप्टर मैचिंग होता। अगर बच्चे नहीं हुए 20 साल तक भी, तो भी आज भी स्कूटी के ऊपर दोनों घूमते हैं बड़े मस्त होकर के। मैं देखता हूँ मेरे अपार्टमेंट में 2-3 फैमिलियां है जिनको बच्चे नहीं है अभी तक, वो आज भी ऐसे घूमते जैसे 18-20 साल के बच्चे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनमें कभी क्या नहीं बना? बनाए नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बच्चे नहीं, वो आज भी एक दूसरे के लिए जीते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन जिनके बच्चे हो गए भैया, वो स्कूटी तो छोड़ो, फोर व्हीलर छोड़ो, घर से बाहर ही नहीं आते हैं। कारण क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई। इसलिए आज की क्लास हमें क्या मैसेज देती है? परिवारों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें माता पिता की आसक्ति और प्रेम हद से ज्यादा होता है, इसलिए उनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। बड़े भाई बहन को यह समझना पड़ेगा कि छोटे से ममत्व ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग हार्मोन। इसलिए चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो, उससे तुम हटा नहीं सकते उस माँ को, क्योंकि उसका उसके साथ क्या बना है। हाँ, वो एक दूसरी बात है कि तीसरा बच्चा फिर आ जाए तो दूसरा भी चल साइड में। अगर 10 बच्चे और रोशनी, तो 10वें नंबर का बच्चा सबसे लाडला होगा, जो लास्ट है वो लाडला होगा। अब आप कौन से उम्र में? छोटी है, आई लाडली है। और कौन है छोटा छोटा? वो भी छोटी, वो भी, मैं भी छोटा हूं, इसलिए मैं समझता हूँ, है ना। अक्सर में मेरे, जब मैं छोटा था मेरे दादा की सेवा करता था, तो अक्सर मेरे दादा हर चीज को मेरे चाचा के घर पहुंचाया करते थे। कोई भी कुछ भी लाके देते,
भैया आप रखो, हमारे पिताजी देते और ताऊजी वगैरह देते। लेकिन जब रात हो जाती, 8-9 बज जाती, तो छुपके से उनको बच्चों को बुलाते, चाचा के बच्चों को, अरे इधर आओ इधर आओ करके भेज दे देते। तो हमारी मम्मी वगैरह कोई देख लेती थी भाई, उनको देने का कोई फायदा ही नहीं है, वो खुद तो रखते नहीं, किसके घर पहुंचा देते हैं, उनके घर पहुंचा देते हैं। कभी भी देखो, कई वर्षों तक मैंने भी नोटिस किया, तो हमें भी उस समय समझ में नहीं आता कि दादा दादी भी ठीक नहीं है, ऐसा लगता है ये सारी पार्सलिटी करते हैं और सारा सामान किसके घर पहुंचाते हैं, चाचा के घर पहुंचाते हैं। लेकिन जब हमने साइंस पढ़ी तब समझ में आया कि दादा दादी की गलती नहीं थी, वो हमारी गलती थी कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते थे। इसका मतलब बॉन्डिंग हार्मोन हमेशा छोटे वाले की तरफ लेके जाता है। अगर आप छोटे वाले हो तो आपको फ्री विदाउट जीएसटी क्या मिलेगा, माँ का बहुत प्यार मिले। इसलिए छोटे बच्चों को अपने माँ बाप का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए, कि वो उन्हीं से एक्सपेक्टेशन करते हैं और उन्हीं से वो बहुत ज्यादा बाइंड हुए होते हैं। अगर वो उनसे टूट जाते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं दुनिया में भैया कोई किसी का नहीं है, जिसके हम हुए वो ही नहीं हुआ तो बाकी लोगों का तो क्या कहना। इट ऑल्सो नॉन एज लव हार्मोन एंड बॉन्डिंग हार्मोन। जी इसके बारे में नोट करें, आगे बढ़े। समझ में आई कहानी? अक्सर परिवारों में ऐसा भी देखा गया है आदित्य, कि बड़े लोग, बड़े भाई या बहन ये कंप्लेंट करते हैं माता पिता से कि तुम मेरे को कम चाहते हो, इसको ज्यादा चाहते हो। और माँ बाप क्या कहते हैं, अरे नहीं, हम हमारे लिए तुम सारे ही क्या हो, बराबर हो। लेकिन फिर भी 1% भी ज्यादा हो तो वो किसकी तरफ जाता है, छोटे वाले की तरफ। और बड़ा वाला उसको निगरानी करके देख रहा हो कि देखते अब किसकी तरफ जाता है, तो छोटे वाले की तरफ। इसलिए अक्सर बड़े जो परिवार में बच्चे होते हैं वो इस बात से दुखी होते हैं कि हमें इतना प्यार नहीं मिलता जितना इसको मिलता। पापा इसको बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मम्मी करती है। और मम्मी का तो क्या ममत्व आता है, उसको देखते ही आता, जोश आता है तो तुरंत करती है। वो थोड़ी सोचती कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा। इसलिए उन माता पिता की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। कौन कहता है, बॉन्डिंग हार्मोन। इस उम्र में आपको किसी से प्यार होगा तो वो क्या करवाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर जाऊंगी, मैं ट्रेन से निकल जाऊंगी, कट जाऊंगी, ये सारे डायलॉग बाजी कौन है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। इसलिए हमारी कोई गलती। अच्छा, मिलना कौन चाहता है, मैंने एक दिन पहले क्लास में कहा, आपका ओवम और पुरुषों में इस, हम तो बीच में फालतू ही मारे जा रहे हैं, है ना। और कितने भी दुनिया में सेक्सुअल रिलेशन हुए, आज तक कोई उससे सुख प्राप्त नहीं कर पाया। दैट इज द टाइमली प्लीजर्स मिलते हैं, फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए, इस चक्कर में इंसान ही खत्म हो जाता, बाकी उसको सुकून और सुख मिला नहीं है। इसलिए कहते हैं दारू पीने वाला दारू थोड़ी पीता है, दारू उसे धीरे धीरे पीती है ना। पीने वाला थोड़ी पी रहा उसको, एक समय बाद में वो उससे पीती है। इतना एडिक्शन हो जाता है कि वो नशे नशे के अंदर क्या करता है, इतना पी जाता है कि उसकी बॉडी के पार्ट्स ही खत्म हो जाते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। ये कहां से प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस फ्रॉम पेरावेंट्रिकुलर, it produced from paraventricular nuclei of हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में बनता है और स्टोर कहाँ होता है, it produced from paraventricular nuclei of hypothalamus। स्टोरेज ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो क्या करोगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीटोसिन। दो जगह काम करता है ये। और यूट्रस में कहां से? मायोमेट्रियम में। इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल लेल कौन सी थी? मायोमेट्रियम। इसलिए ब्रेस्ट में टेंडरनेस करवाता है, और यूट्रस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा। इट इज एंटी एनजीएस एंड एंटी स्ट्रेस हार्मोन। ये आपको कोई चिंता है, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ना चाहिए? ऑक्सीटोसिन बढ़ना चाहिए। इसे देखो, पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो लाइफ में क्या होता है? स्ट्रेस होता है, एक तनाव होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से हार्मोन ऑक्सीटोसिन क्या हो गया है? कम हो गया है। फिर कोई समझाता है कि उसको थोड़ा घुमा करके लेके आओ, शॉपिंग करवा के लाओ थोड़ी। जब मार्केट घूम के आते हैं, बाहर कुछ खा पी के आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, तो फिर वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। इसका मतलब उसके प्रति दोबारा क्या बढ़ गया उसका? ऑक्सीटोसिन बढ़ गया। हनीमून पे जाने वाले लोग क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि उनमें क्या बढ़ा हुआ होता है? ऑक्सीटोसिन बढ़ा हुआ था। सेक्सुअल लाइफ में जो लोग रहते हैं, अगर वो सेक्सुअल लाइफ में कंडीशनल रिलेशंस बनाते हैं, तो वो लोग भी क्या होते हैं? हेल्थी माने गए हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेस का लेवल कम माना जाता है। एंटी एनजीएस, एंटी स्ट्रेस हार्मोन, इसलिए लव हार्मोन और बॉन्डिंग। जो माँ अपने बच्चे को दूध अच्छे से पिलाती है ना, उसका उस बच्चे के साथ अटैचमेंट अच्छा होता है। जो माँ बच्चे को फीड नहीं करवाती, उस बच्चे का अटैचमेंट कम होता है। होता तो है, लेकिन उतना नहीं होता जो फीड करवाती है। फीड करवाने वाली में तो ऐसा, मेरी माँ कहती थी कि जब मैं खेत में काम करती थी और ऐसे आवाज आ जाती कि रोने की, तो वही ब्रेस्ट में से क्या आने लगता था? मिल्क आने लग जाता था। वो उसको कहते ममत्व है। आजकल तो दूध पिलाते पिलाते दूध नहीं आता बाहर। हाँ। एक मेरे बीएचयू में एक ऐसी कहानी है, 19 वर्ष की लड़की प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी उसका हुआ। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो उसने मना कर दिया था कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती, एमटीपी किट खाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सासू माँ ने क्या कहा? बच्चे को रख ले, पहला बच्चा, इसको खराब नहीं करते। तो वो भी जिद्दी लड़की थी, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची, तो उसने रख लिया, फिर मान नहीं माने तो। अब डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हो तो उसको दूध नहीं पिलाती। अब हालांकि ये पकड़ो, बच्चा चाहिए था ना। अब उसने फीड नहीं करवाया, एक दिन दो दिन नहीं करवाया, तो उसके ब्रेस्ट में भी कोलेस्ट्रॉम जमने लगा। उसको फीवर आने लगी 2-3 दिन। अब बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है।
फिर उसको धीरे धीरे फीड करवाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब क्या है कि उसने कहा था कि मुझे कंसीव नहीं करना, और हो गया तो मैं प्रेगनेंसी नहीं रखना, लेकिन आपके कहने से मैं रख रही हूँ, तो फिर मैं इतनी इसकी केयर नहीं कर पाऊँ। एक नॉर्मली प्लान प्रेगनेंसी होती है तो उसमें डिलीवरी होते हैं, अक्सर डिलीवरी के बाद में माँ का पहला क्वेश्चन ये होता है, मेरा बच्चा दिखाओ कैसा है। लड़का है लड़की वो तो छोड़ो, बच्चा दिखाओ कैसा है। अब वो कैसा भी हो चाहिए, वो उसको प्यार करती, इसलिए उसकी चेस्ट के ऊपर रख देते उसकी छाती। उसको कंगारू मदर केयर बोलते हैं, है ना, टच कर देते हैं ना बॉडी से। फिर वो बच्चा धीरे धीरे दूध पीना स्टार्ट। जैसे बच्चा माँ के निप्पल को सक करता है तो माँ को बड़ा सुकून मिलता है, और वो जैसे ही सक करता है तुरंत ऑक्सीटोसिन आता है। अब कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं तो मायो एपिथेलियम में बढ़ते हैं, और मायो एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने से ब्रेस्ट में जो मिल्क बना ना प्रोलैक्टिन की वजह से, अब वो धीरे धीरे कहाँ आएगा, बाहर आता चला जाएगा। ऐसे इसलिए बच्चा लाडला किसका होता है, माँ का। पिता भी तो खिलाता है उसको सारे दिन, उसको बस वो जब ठीक ठाक होता है जब बाप के पास में आता है, जैसे ही उसको भूख लगेगी वो कहाँ जाएगा, दौड़ा दौड़ा। उसको पता है इधर कुछ नहीं है, उधर ही है जो सब कुछ है मेरी जिंदगी में। इसलिए बच्चा लास्ट में जब रोता है तो क्या बोलता है, माँ। पहले भी क्या बोलता है, माँ। इसलिए माँ ने अपने आंचल का उसको दूध पिलाया है। चलो आगे, प्रोलैक्टिन। ये नोट किया आप लोगों ने यहां तक। मिल्क सिंथेटिक हार्मोन। जो आपने ऑक्सीटोसिन पढ़ा है ना, ये तो मैंने पढ़ा दिया, वैसे इसको क्या बोलते हैं हम, लेट डाउन, बताया था ना। इसी को क्या बोलते हैं हम, इजेक्शन। बना हुआ मिल्क बाहर लाता है लेट डाउन रिफ्लेक्स के माध्यम। दोनों एमसीक्यू और नोट कर सकते हो आप। और कौन सी प्रोसेस पे काम करता है, गैलेक्टो काइनेसिस। मोमेंट्स होते हैं ना, ये 3 एमसीक्यू हो सकते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में, और स्टोरेज होता है एंटी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। लेट डाउन रिफ्लेक्स, इजेक्शन ऑफ मिल्क, और गैलेक्टोकाइनेसिस। चलो आगे। प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस हार्मोन। प्रोडक्शन कहां से होता है इसका भी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय
एसिनी सेल्स। एसिनी सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एलुलार सेल्स। इट वर्क ऑन lactogenesis and galacto तो प्रोसेस पे काम करता है ना प्रोलैक्टिन। एक तो लैक्टोजेनेसिस करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, दूसरा जो बन रहा है उसको कंटिन्यूअस मेंटेन करता है, पोइसिस। बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन बनना क्या कहलाता है? हाइपर। और कम बनना? हाइपोप्रोलैक्टिनिया। बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन बनता है तो बहुत ज्यादा मिल्क बनेगा, तो उसको कम करने के लिए क्या दवा दी जाती है? एग्जाम का क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस। ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या देते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन। और कम बन रहा है तो क्या देते हैं? मेटाक्लोप्रोमाइड। टैबलेट पेरिनोम आता है ना वॉमिटिंग के लिए, वो देते हैं दूध को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो हमारी वॉमिटिंग सेंटर को तो सप्रेस करता है और हमारी मिल्क बनाने की प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। एक पंथ दो काज। तो प्रोलैक्टिन अगर कम करना, सर कब देते हैं प्रोलैक्टिन कम करने के लिए? डिलीवरी के बाद में बच्चे की मौत हो गई हो एक दो दिन में, तो प्रोलैक्टिन तो बढ़ा रहेगा। अगर बच्चा अब नहीं रहा, बच्चे तो माँ बच्चे फीड किसको करवाएगी? तो वो प्रोलैक्टिन बढ़ता रहेगा और उसके ब्रेस्ट में क्या करेगा? पेन करेगा, फीवर आएगा। तो हमें क्या करना होगा? मिल्क के प्रोडक्शन को बंद करना हो, इसलिए हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं, स्टॉप मिल्क प्रोडक्शन, ब्रोमोक्रिप्टिन। और माँ कोई बच्चे को दूध पिलाना चाहती है लेकिन प्रॉपर मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल फेलियर मदर। क्या बोलेंगे? लैक्टेशनल फेलियर मदर। उस कंडीशन में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मेटाक्लोप्रोमाइड मेडिसिन हमारे एलोपैथ में दिया जाता है। बाकी मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप सत्तावर मेडिसिन आता है, सत्तावर पाउडर फॉर्म, वो दे सकते हैं। या फिर और सस्ता उपाय है कि हमारे किचन में जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जीरा होता है ना, जो तड़का लगाते हो आप सब्जी के लिए, उस 2 चम्मच जीरे की दूध में डाल करके बॉईल करें, थोड़ा मीठा डालें, फिर 1 गिलास उस माँ को सुबह पिलाएं और शाम को पिलाएं, तो 5 से 7 दिन में मिल्की मिल्क बन जाएगा। ऐसा कहते हैं कि एक बच्चे को नहीं, आसपास के कई बच्चों को वो क्या कर सकती है? दूध पिला सकती है। हमारी सिस्टर को हमने ऐसा दिया था। तो हमारे भैया के जब डिलीवरी हुई और सिस्टर के साथ साथ में 15 दिन का गैप था, तो हमारे भाभी जी थी, उनको मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हमारी सिस्टर को हमने ये दिया, तो वो 2 बच्चों को दूध पिलाती थी। हमारे परिवार में हमने देखा कितने बच्चों को, पहले तो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, फिर मामा के बच्चे, भाई के बच्चे को भी दूध। कारण इसका मतलब प्रोलैक्टिन उसकी वजह से क्या होता है? अच्छा बनता है, राइट। इस तरीके से ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं?
कंप्लीट होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। अब आपका 10 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद में आपका सरप्राइज टेस्ट रेडी है। नाउ टू जॉइन योर टेस्ट and to enjoy your with the nervous system MCQ with the OBG MCQ. Okay, the schedule from the 9 to 11 a.m. yesterday night हम लोगों ने अपडेट किया था, कुछ पता है? ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? ओबीजी 5 दिन में जो पड़ी वही आएगी, अभी खच कर दोगे पूरा? नर्वस सिस्टम अभी 10 दिन पहले राम सर ने पढ़ा है, वही है। इसी में तो मजा आता है, बता करके पूछे तो फिर क्या पूछा, है ना। 10 मिनट में जितना पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।